भूपेश बघेल और पूरी कांग्रेस 3 दिन से चीख चीख कर ये कह रही है कि बीजेपी ने ईडी के सहारे झूठे आरोप लगाए हैं। भूपेश बघेल ने महादेव बैटिंग ऐप से कोई पैसा नहीं लिया। ईडी किसी को दबाव में डालकर झूठी बातें फैला रही है। लेकिन भूपेश बघेल और कांग्रेस के इन दावों की पूरी हकीकत महादेव ऐप के मालिक शुभम सोनी ने एक झटके में खोल दी। ये कुछ वैसा ही हुआ जैसा महुआ मोइत्रा के मामले में हुआ। रिश्वत लेकर सवाल पूछने के मामले में महुआ मोइत्रा ने शुरू में सारे आरोपों को हवाई बताया था, लेकिन जब दर्शन हीरानंदानी ने ही हलफनामा देकर महुआ मोइत्रा की पोल खोल डाली, तब जाकर महुआ मोइत्रा ने ये कबूल कर लिया कि उसने दर्शन हीरानंदानी को लॉगिन और पासवर्ड दिया था और उनसे गिफ्ट्स लिए थे। अब महादेव ऐप से 508 करोड़ रुपए वसूलने के पक्के आरोप भूपेश बघेल पर लगे तो वे उछलने लगे। लेकिन शुभम सोनी ने एक वीडियो जारी कर भूपेश बघेल के सारे खेल से पर्दा उठा दिया। शुभम सोनी ने वीडियो जारी करके दावा किया कि वो ही महादेव ऐप का असली मालिक है और उसने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से मुलाकात का दावा भी किया है। शुभम के दावों में कितनी सच्चाई है ये आने वाले वक्त और ईडी की जांच से साफ हो जाएगा। लेकिन शुभम सोनी ने वीडियो में कहा कि मैं शुभम सोनी बोल रहा हूं और मैं महादेव बुक का ओनर हूं। ये रहे उसके डॉक्यूमेंट और ये मेरे अदर डॉक्यूमेंट्स हैं। ये मेरा आधार कार्ड है, ये मेरा पैन कार्ड है, ये मेरा पैन कार्ड है और ये मेरा पासपोर्ट है और महादेव बुकर का ओनर मैं ही हूँ। ये आपको डॉक्यूमेंट्स दिखा दिए। मैंने 2021 में इसको चालू किया था, उसका पूरा डॉक्यूमेंट है। मेरा गैम्बलिंग का काम बहुत अच्छे से चलने लगा था भिलाई में, और ये तो बहुत छोटे से काम चालू हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे काम बढ़ता गया। उसके बाद हमारा लाइफस्टाइल भी चेंज होता गया क्योंकि पैसे बहुत आ रहे थे, तो सब नोटिस करने लगे। मतलब है जो आसपास के लोग हैं वो सब नोटिस करने लगे। धीरे धीरे बात ऊपर तक गई तो फिर कंप्लेंट वगैरह भी होने लगा। तो ऐसा हुआ कि बहुत प्रोटेक्शन की ज़रूरत थी हमको, क्योंकि लड़के भी अंदर हो रहे थे। कुछ तो मुझे उसके बाद पता चला वर्मा जी के बारे में। फिर मैं उनसे मीटिंग करने पहुंचा। फिर मुझे समझ लो हफ्ता वसूली वाला काम चालू हो गया। अब वर्मा जी से मैंने मीटिंग की तो उनसे बात हुई और ये हुआ कि मुझे उनको हर महीने 10 लाख रुपए देना है, तो वो भी ओके हो गया। मैंने उनको हर महीने 10 लाख देना चालू कर दिया तो काम बढ़िया चलने लगा। मेरा पैसा भी कमा रहे थे हम, सब कुछ ओके था। उसके कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि हमारे लड़के फिर अंदर हुए। अब वह छूट ही नहीं रहे हैं। वापस तो मैं वर्मा जी को कॉल लगाया कि सर ये कैसे हो गया, आपको तो मैं पैसा भी दे रहा हूं, फिर भी लड़के अंदर हो रहे हैं, छूट भी नहीं रहे, बाहर निकल ही नहीं रहे वो। तो वो बोले कि चलो करते हैं कुछ। फिर उसके बाद भी लड़के नहीं छूटे। फिर मैंने वापस कॉल किया उनको तो वो बोले कि भैया लगता है यहाँ से काम नहीं होगा। इसके बाद शुभम सोनी ने वीडियो में आगे कहा, वर्मा ने कहा मैं चलो आपको किसी से मिलवाता हूँ। मैं बोला ठीक है सर मिलवा दीजिए, बस लड़के लोगों को निकलवाना है। तो वो मेरे को लेकर गए, साथ में लेकर गए रायपुर। मैं गया तो वहाँ पर सीएम सर और बिट्टू भैया से हमारी मीटिंग हुई। ये मैंने अपने रिटर्न स्टेटमेंट में लिख कर दिया है कि वहाँ कैसे हुआ और क्या हुआ, किस बात की डील हुई, हर बात का स्टेटमेंट मैंने रिटर्न में दे दिया। आगे उसने कहा मैं सितंबर 2023 में दुबई आया। जैसे मैं मिला था सीएम साहब से तो उन्होंने बोला था दुबई जाओ, अपना काम बढ़ाओ और वहाँ मीटिंग करो। तो मैं गया, मेरी मीटिंग हुई और कई लोगों से, 2 के साथ मेरा वहाँ बिजनेस भी सेट हो गया और अच्छा खासा काम भी चलने लगा। जैसे सीएम साहब बोले थे सब बढ़िया हो गया। फैसले की घड़ी करीब आ चुकी है। इसके लिए तारीख भी मुकर्रर कर दी गई है। उसके बाद महुआ मोइत्रा की लोकसभा की सदस्यता छिन जानी तय है। आचार समिति ने अपनी बैठक 7 नवंबर को बुलाई है। उस हिसाब से महुआ मोइत्रा के पास सिर्फ 2 दिन का ही वक्त बचा है। कैश फॉर क्वेरी मामले में फंसी महुआ मोइत्रा ने आचार समिति की 2 नवंबर की बैठक में काफी हंगामा खड़ा किया था और विपक्ष के सांसदों के साथ बैठक छोड़कर निकल गई थीं। इसके बाद उन्होंने आचार समिति के अध्यक्ष विनोद सोनकर पर फर्जी आरोप लगाए थे। आचार समिति की मसौदा रिपोर्ट पर 7 नवंबर को बैठक होनी है। मतलब कि विनोद कुमार सोनकर की अध्यक्षता वाली समिति ने अपनी जांच पूरी कर ली है और वो अब अपनी सिफारिश करेगी, क्योंकि इसके सदस्य 2 नवंबर को अपनी आखिरी बैठक में पार्टी लाइन में विभाजित हो गए थे। लेकिन इस विभाजन से कोई फर्क नहीं पड़ता दिख रहा, क्योंकि आचार समिति में बीजेपी का बहुमत है। ऐसे में समिति मोइत्रा के मामले पर गंभीर रुख अपना सकती है और महुआ मोइत्रा की सदस्यता रद्द किए जाने की सिफारिश लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला से कर सकती है, खासकर तब जब उन्होंने समिति की मीटिंग में चेयरमैन सोनकर पर कई गंभीर आरोप लगाए थे और उन पर अमर्यादित और व्यक्तिगत सवाल पूछे जाने के आरोप लगाए थे। इस तरह के आरोपों से समिति चेयरमैन ने इनकार भी किया था।
2 नवंबर की मीटिंग को लेकर समिति में विपक्ष के सदस्यों, बीएसपी सांसद दानिश अली, जेडीयू सांसद गिरधारी यादव और कांग्रेसी सांसद एन उत्तम कुमार रेड्डी ने अध्यक्ष की ओर से टीएमसी सांसद महुआ से पूछे गए सवालों को अनैतिक, अमर्यादित और व्यक्तिगत बताया था। इससे नाराज होकर विपक्षी सांसदों ने मीटिंग का बहिष्कार कर वॉकआउट कर दिया। महुआ मोइत्रा के आरोप और विपक्षी सांसदों के वॉकआउट के बाद समिति अध्यक्ष विनोद सोनकर ने सफाई देते हुए कहा था, जवाब देने के बजाय टीएमसी सांसद ने गुस्सा करते हुए असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया। समिति के एक सदस्य ने बताया, महुआ मोइत्रा ने समिति के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत कर दिया है। उससे पहले आरोप लगाने वाले अधिवक्ता दिहाद्राई और सांसद निशिकांत दुबे की भी पेशी हो चुकी है। इसके अलावा कारोबारी हीरानंदानी हलफनामे के जरिए अपना पक्ष रख चुके हैं। समिति के पास रिपोर्ट तैयार करने के लिए संबंधित पक्षों की सफाई के अलावा गृह और आईटी और विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट भी है। आचार समिति के सदस्य सुनीता दुग्गल ने बताया कि चेयरमैन विनोद सोनकर ने महुआ मोइत्रा को कहा है कि आप जिस सवाल का जवाब देना चाहें दें या मना कर दें, लेकिन अचानक महुआ नाराज हो गई, चेयरमैन के लिए असंसदीय शब्दों का प्रयोग किया। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि आचार समिति ने महुआ मोइत्रा से निजी सवाल या होटल में रुकने के बारे में सवाल पूछा हो तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। उन्होंने कहा कि बसपा सांसद दानिश अली ने आचार समिति के चेयरमैन विनोद सोनकर की छवि को ठेस पहुंचाई है। झारखंड के गोड्डा लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने हाल ही में आरोप लगाया था कि टीएमसी सांसद मोइत्रा ने कारोबारी दर्शन हीरानंदानी से संसद में सवाल पूछने के लिए पैसे लिए हैं। इसके मद्देनजर मोइत्रा ने अडानी ग्रुप के मामले में सवाल करके पीएम मोदी की छवि खराब करने की कोशिश की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भारत और कनाडा के बीच राजनयिक स्तर पर विवाद अब तक सुलझ नहीं पाया था कि कनाडा में मौजूद भारतीय उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा ने एक बड़ा खुलासा करके सनसनी फैला दी। उन्होंने कहा कि हाई लेवल से आए आदेश के बाद इसमें भारत का नाम जोड़ा गया। उन्होंने कहा कि सिख अलगाववादी निज्जर की हत्या की कनाडा पुलिस की जांच को एक हाई लेवल कैनेडियाई अधिकारी के सार्वजनिक बयानों से नुकसान हुआ है। निज्जर की जून में ब्रिटिश कोलंबिया में हत्या कर दी गई थी। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर कनाडा की नागरिकता ले चुका था। वो सर्रे में रहकर भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। जून में एक गुरुद्वारे के बाहर गोली मारकर निज्जर की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद कनाडा ने सितंबर में निज्जर की हत्या में भारत का हाथ होने का आरोप लगाया। भारत ने इन आरोपों को सिरे से नकार दिया। ये आरोप कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के जरिए संसद में खड़े होकर लगाए गए थे। उनके इस बयान से दोनों देशों के बीच राजनयिक गतिरोध शुरू हुआ। भारतीय उच्चायुक्त ने एक अखबार को दिए गए अपने इंटरव्यू में कहा कि मैं एक कदम आगे बढ़कर कहना चाहूंगा कि अब जांच पहले ही दागदार हो चुकी है। ऐसा लगता है कि हाई लेवल से किसी से ये कहने का निर्देश आया है निज्जर की हत्या में भारत या भारतीय एजेंट हैं। हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर हाई लेवल अधिकारी का नाम लिया नहीं। ऐसे में अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि ये हाई लेवल अधिकारी कौन था। भारतीय राजनयिक संजय कुमार वर्मा ने कहा कि कनाडा या कनाडा के सहयोगियों के जरिए अभी तक भारत को निज्जर की हत्या में कोई ठोस सबूत नहीं दिखाया गया जिनके आधार पर यह कहा जा सके कि खालिस्तानी आतंकी की हत्या में भारतीय एजेंट्स शामिल थे। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण संबंधों के बावजूद भारत कनाडा संग व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने और व्यापारिक समझौते पर बातचीत करने के लिए मेज पर लौटना चाहेगा। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने 18 सितंबर को कहा कि कनाडाई सुरक्षा एजेंसी भारत सरकार के एजेंट्स और निज्जर की मौत के बीच संबंध को लेकर जांच कर रहे हैं। उन्होंने आगे यहां तक कह दिया कि निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंट का हाथ था। उनके इस बयान के बाद भारत कनाडा के बीच राजनयिक गतिरोध पूरी तरह से शुरू हो गया था। भारत के निर्देश के बाद कनाडा ने नई दिल्ली से 41 कनाडियाई राजनयिकों को अपने देश भी बुला लिया। उसके बाद से भारत और कनाडा के बीच के रिश्ते काफी खराब हो गए। विधानसभा चुनाव के ठीक पहले महादेव सट्टा ऐप के प्रमोटर से 508 करोड़ कैश वसूलने और बदले में उसके गुर्गों और धंधे को सुरक्षा मुहैया कराने के मामले में जैसे ही भूपेश बघेल का नाम सामने आया, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का पूरा चुनावी गणित ही उलट पुलट हो गया। वजह यह कि भूपेश बघेल कांग्रेस का चेहरा है और उसी पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। लेकिन इंडी की एक प्रेस रिलीज ने भूपेश बघेल के चेहरे को दाग दाग कर दिया। हालांकि भूपेश बघेल पहले से दूध के धुले नहीं हैं। उनके ऊपर गोबर घोटाले से लेकर शराब घोटाले के कई आरोप लग चुके हैं। लेकिन महादेव ऐप से सैकड़ों करोड़ की रिश्वत लेने के मामले सबसे गंभीर हैं, क्योंकि ईडी के पास इस मामले में कोई ठोस सबूत है और यही वजह है, यही सबूत कांग्रेस की परेशानी का सबसे बड़ा कारण है। इसलिए जैसे ही ईडी ने प्रेस रिलीज जारी कर बघेल पर आरोप लगाए, दिल्ली में जयराम रमेश ने, अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। जयराम रमेश ने तो बघेल के बचने के लिए यहां तक कह डाला कि सट्टेबाजी कोई अपराध नहीं है, लेकिन सट्टेबाजों से रिश्वत लेना क्या है।
इस बात को जयराम रमेश दबा गए। हकीकत यह है कि जिस डिलीवरी मैन को भूपेश बघेल तक रुपए पहुंचाने थे, वही करीब 6 करोड़ कैश के साथ पकड़ा गया और उसने सब कुछ उगल दिया। ईडी को वॉइस मैसेज और ईमेल हाथ लग गए जिसमें भूपेश बघेल को पैसा पहुंचाने का आदेश दिया गया था। ईडी ने कहा कि उसे खुफिया जानकारी मिली थी कि 7 और 17 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर महादेव ऐप के प्रमोटर्स द्वारा छत्तीसगढ़ में बड़ी मात्रा में नकदी ले जाई जा रही है। ईडी ने होटल ट्राइटन और एक अन्य स्थान पर तलाशी ली। ईडी ने कहा कि ऐप के प्रवर्तकों ने विशेष रूप से सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के चुनावी खर्चों के लिए बड़ी मात्रा में नकदी पहुंचाने को लेकर दास को कथित तौर पर दुबई भेजा था। एजेंसी ने एक बयान में आरोप लगाया कि असीम दास ने स्वीकार किया कि महादेव ऐप के प्रवर्तकों ने जब्त की गई धनराशि छत्तीसगढ़ में आगामी चुनाव में होने वाले खर्चों के लिए बघेल तक पहुंचाने की व्यवस्था की थी। एजेंसी ने कहा कि असीम दास के पास के बरामद फोन की फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। शुभम सोनी द्वारा भेजे गए ईमेल की पड़ताल से कई चौंकाने वाले आरोप सामने आए हैं। पता चला कि महादेव ऐप के प्रमोटर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अतीत में नियमित तौर पर भुगतान करते रहे हैं और अब तक लगभग 508 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। जांच के दौरान असीम दास के फोन का खुलासा हुआ। महादेव ऐप के मामले में मोस्ट वांटेड शुभम सोनी के संपर्क में था। असीम दास के फोन से दोनों के बीच वॉइस नोट के जरिए बातचीत के सबूत भी मिले हैं जिसमें भूपेश बघेल को पैसे दिए जाने की बात है। पुलिस कांस्टेबल भीम यादव के दुबई जाने का खर्च महादेव ऐप का हवाला कारोबार संभालने वाली कंपनी ट्रैवल्स उठा रहा था। दास और पुलिस कांस्टेबल भीम यादव की हिरासत की मांग करते हुए अदालत में दायर अपने रिमांड आवेदन में ईडी ने कहा कि बघेल पर लगे आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि करने की आवश्यकता है। हिरासत अनुरोध के साथ दास के आईफोन से बरामद एक ऑडियो क्लिप की प्रति भी साझा की गई जिसमें सोनी को विशेष रूप से असीम दास को छत्तीसगढ़ के आगामी चुनावों में खर्च के लिए बघेल को धन की आपूर्ति करने के लिए तत्काल रायपुर जाने के लिए कहते हुए सुना जा सकता है। एजेंसी ने पहले कहा था कि ऐप से अर्जित कथित अवैध धन राज्य में नेताओं और नौकरशाहों को रिश्वत के रूप में दिया गया था। ईडी के वकील सौरभ पांडे ने कहा कि महादेव ऐप से जुड़ी जांच में अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। नीतीश कुमार और कांग्रेस दोनों की सियासत अपने सहयोगियों पर दबाव बनाकर आगे बढ़ने की रही है और अब दोनों ही विपक्षी गठबंधन में एक साथ हैं। सीट बंटवारे के बहाने नीतीश कुमार ने कांग्रेस पर दबाव बनाया तो पलटकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी फोन कर नीतीश कुमार को साफ साफ कह दिया कि विधानसभा चुनाव तक कांग्रेस इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाने जा रही है। यही वजह है कि नीतीश कुमार ने गठबंधन में कोई काम नहीं होने का ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ा था। नीतीश चाहते हैं कि उनकी पार्टी को लोकसभा की 16 सीटें मिलनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस का इरादा कुछ और ही है। नीतीश कुमार के बयानों से यह साफ है कि गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हाल ही के दिनों नीतीश कुमार ने कांग्रेस से पहले आरजेडी को आईना दिखाया था। माना जा रहा है कि नीतीश कांग्रेस और राजद के रवैये से नाराज हैं। नीतीश को इसका साफ संकेत मिल चुका है। कांग्रेस जिस तरह राजद के साथ मजबूती और विश्वास के साथ खड़ी है, उतनी जदयू पर विश्वास नहीं कर रही है। ऐसे में नीतीश आशंकित भी हैं। विपक्षी दल के गठबंधन की पहली बैठक जब पटना में हुई थी, तब जिस तरह नीतीश कुमार के संयोजक बनने की चर्चा हुई थी, उसके बाद बैठकों में केवल इस पर चर्चा न कर विराम ही लगा दिया गया, बल्कि गठबंधन के ड्राइविंग सीट पर भी कांग्रेस बैठ गई और नीतीश कुमार को बैक बेंचर बना दिया गया। कई मौकों पर नीतीश कुमार ये कह चुके हैं कि कांग्रेस के बिना विपक्षी गठबंधन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। माना यह भी जाता है कि नीतीश के कारण ही कांग्रेस से नाराज दल भी इस गठबंधन में साथ आए थे। लेकिन समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने अब कांग्रेस से सार्वजनिक तौर पर नाराजगी जाहिर की। माना और बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट का ममता बनर्जी से कोई समझौता नहीं हुआ। यही हाल अरविंद केजरीवाल का है, जिसके साथ अब कांग्रेस की पटरी बैठना मुश्किल हो गई है, क्योंकि क्षेत्रीय दल कांग्रेस को अपनी जमीन देने को तैयार नहीं। दिल्ली, बंगाल, केरल, यूपी, पंजाब में विपक्षी गठबंधन के घटक दलों को कांग्रेस के खतरनाक रवैये से असहज होना स्वाभाविक है। क्षेत्रीय दल अपनी मजबूत सियासी जमीन पर कांग्रेस को ज्यादा स्पेस देने से हिचकिचा रहे हैं। सभी क्षेत्रीय दल सीटों के बंटवारे को लेकर जल्द बातचीत शुरू करना चाहते हैं। माना यह जा रहा है कि अगर गठबंधन में जल्द सब कुछ ठीक नहीं हुआ तो नीतीश कुमार अन्य विकल्प की तलाश में जुट सकते हैं। नीतीश की कांग्रेस से नाराजगी सार्वजनिक तौर पर व्यक्त करने के बाद लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार से मुलाकात की है। हालांकि इन नेताओं के बीच क्या बातचीत हुई, इसका पता नहीं चल सका है। प्रशांत किशोर साफ कहते हैं कि इस गठबंधन में नीतीश कुमार की सीमित भूमिका है। लोग नीतीश के संयोजक बनने की बात करते हैं, लेकिन सवाल यह है, कोई क्यों उन्हें बनाएगा?
गठबंधन में सबसे बड़ा दल कांग्रेस है, दूसरे नंबर पर टीएमसी है। जदयू की क्या ताकत है जो नीतीश कुमार इसके संयोजक बनेंगे? ये भ्रम फैलाया जा रहा है। उन्होंने साफ लहजे में कहा कि अगर इस गठबंधन में नीतीश रहेंगे तो उनकी एक बहुत सीमित भूमिका होगी। कभी किसान, कभी ट्रक ड्राइवर, कभी मैकेनिक तो कभी कुली के रूप में दिखने वाले राहुल गांधी को बीच चुनाव में शिवभक्त बनने का शौक चर्राया और वे सीधा बाबा केदार के दर्शन करने पहुंच गए। लेकिन शिवभक्त का वेश धारण करना राहुल गांधी को भारी पड़ गया। उत्तराखंड स्थित केदारनाथ धाम पहुंचते ही लोगों ने राहुल गांधी का स्वागत मोदी मोदी के नारे से किया। बीजेपी ने इस घटना का एक वीडियो शेयर किया है, जिसे देखने के बाद साफ है कि लोग किस तरह से राहुल गांधी की हूटिंग कर रहे हैं। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार चल रही है और लगातार दूसरी बार पार्टी ने वहां बहुमत पाया है। ऐसे में कांग्रेस की हालत वहां खस्ता हाल है। अभी 5 राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मेघालय में चुनाव प्रचार जोरों पर है और इन सभी में कांग्रेस मुख्य मुकाबले में है, लेकिन वो कहीं से जीतने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि जितने चुनाव सर्वे सामने आए अधिकांश में कांग्रेस 5-0 के मुकाबले से हारती हुई दिख रही है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस सत्ता में है, वहीं तेलंगाना और मध्य प्रदेश में वो मुख्य विपक्षी दल है। राहुल गांधी ने केदारनाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी की और सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, उन्होंने यहां दर्शन प्राप्त किया और आराधना की। साथ ही उन्होंने हर हर महादेव भी लिखा। एयरपोर्ट पर पहुंचते ही पार्टी के नेताओं ने उनका स्वागत किया। पार्टी नेताओं का कहना है कि मंदिर में दर्शन कर वहां 3 दिन का प्रवास और फिर वापस दिल्ली लौटने का प्लान है। गढ़वाल गेस्ट हाउस को उनके रुकने के लिए बुक किया गया है। पहली बार है जब राहुल गांधी केदारनाथ में 3 दिन तक रुकेंगे। इससे पहले वो पंजाब के अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर भी पहुंचे थे और वहां जूते चप्पल साफ करके सेवा की थी। पंजाब में भी आम आदमी पार्टी के हाथों कांग्रेस की बुरी हार हुई है। अब राहुल गांधी सरप्राइज विजिट, वो भी चुनाव के बीच, चर्चा का विषय बन रहा है। हिंदू त्योहारों पर भी वो कभी देवी देवताओं की तस्वीर नहीं डालते हैं। ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या कांग्रेस हिंदुओं की भावनाओं को भुनाना चाहती है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।